दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों वस्तुनिष्ठ जीएस संचय कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है। कंप्यूटर एक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, पेट परीक्षा, टेट, केंद्र और राज्य सिविल सेवाओं के सामान्य अध्ययन के साथ यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है जे प्रेस्पर एकर्ट, जॉन म्यूचली, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों। दोस्तों प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन म्यूचली ने किया था। अगला प्रश्न है, निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? आपको बताना है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी में। तो सही उत्तर है निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? तो आप जानते हैं द्वितीय पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? ऑप्शन देखिए, दूसरा, पांचवा, छठा या तीसरा। तो सही उत्तर है वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का प्रयोग हो रहा है। आईबीएम नोटबुक, पेंटियम पीसी और सुपर कंप्यूटर आदि इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, तीव्र गति और उपयोग में सरल होते हैं। मल्टीमीडिया, ऑप्टिकल डिस्क, पैरेलल प्रोसेसिंग, सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे हाई लेवल लैंग्वेज सी प्लस, जावा आदि का उपयोग इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन है मशीनी भाषा, ट्रांजिस्टर, असेंबली भाषा या सर्किट। तो सही उत्तर है ट्रांजिस्टर। दोस्तों सेकेंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी या किस जनरेशन से संबंधित है? चतुर्थ, पंचम, तृतीय या प्रथम? तो सही उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी। पर्सनल कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैपटॉप और पामटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सही उत्तर है लैपटॉप और पामटॉप का जो आविष्कार या निर्माण है दोस्तों, ये चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था, यानी फोर्थ जनरेशंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 तक का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर आए थे, जो आकार में बहुत बड़े थे और ज़्यादा बिजली खाते थे। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत सर्किट, चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, और ये सही क्रम है। आप देखिए, इसको विस्तार में देख सकते हैं कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ और उनके क्रम जो हैं आप इस हिसाब से देख सकते हैं। पहली पीढ़ी 1942 से 1955 वैक्यूम ट्यूब आधारित रही। दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित थी। तीसरी पीढ़ी का जो समय है 1964 से 1975, ये एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। चौथी पीढ़ी 1975 से वर्तमान में ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। और पांचवी पीढ़ी यानी वर्तमान और आगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है जनरेशन शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे किसका? तो उत्तर है कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। आप जान लीजिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में वीएलएसआई और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनिएक की खोज हुई थी किस पीढ़ी में? पहली, दूसरी, तृतीय या चतुर्थ? तो सही उत्तर है एनिएक की खोज प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुई थी। ये पहला व्यवहारिक प्रयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए टेब्यूलेटर जिसका उपयोग सांख्यिकी सूचनाओं को संसाधित करने के लिए, कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है, इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, मैरी हेनरी, हरमन होलरिथ या एडा लवलेस। तो सही उत्तर है हरमन हेलरिथ ने दोस्तों टेब्यूलेटर इसका आविष्कार किया था। अब जान लीजिए दोस्तों, टेबुलेटर का आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया था 1890 में, और अमेरिकी जनगणना के डेटा को संशोधित करने में मदद करने के लिए किया था। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसका उपयोग सांख्यिकी सूचनाओं को संसाधित करने के लिए, कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है एनिएक, एडवैक, एडसैक या यूनिवैक। तो सही उत्तर है एनिएक। दोस्तों एनिएक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला व्यवहारिक प्रयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें वाल्व यानी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इसका आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन माचली ने किया था। इसके लिए सिद्धांत एम टूरिंग के द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न है VLSI और ULSI का प्रयोग प्रारंभ हुआ था किस पीढ़ी में? तो उत्तर है चतुर्थ पीढ़ी में। दोस्तों फोर्थ जनरेशन में VLSI और ULSI का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में? तो उत्तर है पहली पीढ़ी में दोस्तों यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। अब तक कंप्यूटर के विकास की कुल 5 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था और इनपुट के लिए इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था और आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता था। अगला प्रश्न है यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है यूनिवैक का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? आपको बताना है। तो उत्तर है मानियाक। तो यूनिवैक, जिसे यूनिवैक के साधारण नाम से जाना जाता है, विश्व का पहला कंप्यूटर है। दोस्तों आप जान लीजिए यूनिवैक, यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यूनिवैक जो है ये विश्व का पहला कंप्यूटर है जिसका उत्पादन अमेरिका में वाणिज्य प्रयोग के लिए किया गया और प्रथम यूनिवैक 1951 में अमेरिका के जनगणना ब्यूरो को प्रदत्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक 1 किस पीढ़ी में निर्मित हुआ था? तो उत्तर है पहली पीढ़ी में विकसित हुआ था। अगला है दोस्तों, यूनिवैक और एनिएक उदाहरण हैं, कंप्यूटर उदाहरण हैं किसके? तो सही उत्तर है पहली पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। यूनिवैक और एनिएक कंप्यूटर प्रणाली के कंप्यूटिंग उपकरणों के उदाहरण हैं और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्मृति के लिए सफेट्री और चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनी भाषा पर निर्भर थे। सबसे कम स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटरों द्वारा समझी जाने वाली थी, जिसके कारण एक समय में केवल एक ही समस्या हल कर सकते थे। अगला प्रश्न है एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट संबंधित है किससे? तो आप जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे? तो उत्तर है चौथी पीढ़ी के। दोस्तों फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था और इस समय के कंप्यूटरों में ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ और ULSI और VLSI के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और क्षमता में वृद्धि हो गई थी। अगला प्रश्न है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है किसका? तो उत्तर है सूक्ष्म संधारित्र, यानी दोस्तों सूक्ष्म संधारित्र यानी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। आप जान लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर यानी सूक्ष्म संधारित्रों का उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी का उदाहरण है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑटोमेटिक कैलकुलेटर प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, IBM 7094 और IBM 1620 किस पीढ़ी का उदाहरण है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी? तो सही उत्तर है द्वितीय पीढ़ी। IBM 7094 और IBM 1620 द्वितीय पीढ़ी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी में? तो सही उत्तर है द्वितीय पीढ़ी में। दोस्तों आप जान लीजिए कि दूसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ था किस पीढ़ी में? तो सही उत्तर है ऑनलाइन पद्धति का विकास तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंप्यूटर किस माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है? आउटपुट, इनपुट, आउटपुट और इनपुट दोनों या आकार? तो सही उत्तर है इनपुट के माध्यम से। दोस्तों आप जान लीजिए कंप्यूटर इनपुट युक्तियों के माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है किसमें? आपको बताना है बिट, बाइनरी, डिजिट या वर्ड लेंथ में? तो सही उत्तर है वर्ड लेंथ में। दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर की शक्ति जो है वर्ड लेंथ द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर को एक बटन प्रेस जैसे हार्डवेयर के माध्यम द्वारा या एक सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है बूटिंग। आप जान लीजिए जब किसी कंप्यूटर को पावर बटन को प्रेस दबाते हैं तो बटन के दबाने से लेकर कंप्यूटर के प्रथम विंडो खुलने तक की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर जो है पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, 3, पेंटियम 2। तो इनमें से सभी दोस्तों पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 और 3 सभी उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मेटा डेटा। दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की सामग्री और स्थिति मेटा डेटा के द्वारा परिभाषित की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी कारोबार के ग्राहक, इन्वेंट्री और पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी तरह किस फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं? तो सही उत्तर है डेटाबेस में। याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी कारोबार के ग्राहक, इन्वेंट्री और रिकॉर्ड्स को सबसे अच्छे तरह से डेटाबेस फाइल में संचित किया जा सकता है। डेटाबेस फाइल में संचित आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए किया जाता है और इन आंकड़ों के आधार पर किसी प्रश्न का समाधान शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? आपको बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है? तो एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अपग्रेड करना सही है। एक लेगासी सिस्टम को डेटा प्राप्त करना सही है। अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना सही नहीं है। और यह मानक इंपोर्ट प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, डेटा की इंटीग्रिटी यानी अखंडता में बाधा आने का प्रमुख कारण क्या है? तो सही उत्तर है डेटा की इंटीग्रिटी, अखंडता में बाधा आने की जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो डेटा की अतिरेकता यानी अधिकता है। डेटा इंटीग्रिटी से आशय आंकड़ों की निरंतरता और उनकी शुद्धता से है। डेटा की इंटीग्रिटी में बाधा आने का प्रमुख कारण डेटा की अतिरेकता है और कैश फाइल्स के कारण कभी कभी इसकी अखंडता में बाधा आने लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? आपको बताना है। तो ये फाइल एडजस्टमेंट, फाइल कॉपिंग, फाइल रीडिंग, फाइल कंपेबिलिटी या फाइल कंप्रेशन? तो सही उत्तर है फाइल कंप्रेशन। दोस्तों आप जान लीजिए यदि स्टोरेज में जगह कम हो और बहुत सी फाइलों को संचित करना हो तो फाइलों को कंप्रेस करके स्टोर करना ही उचित होता है। फाइल कंप्रेशन से फाइलों की साइज अपेक्षाकृत कम हो जाती है जिससे थोड़ी सी जगह में अधिक फाइलें स्टोर की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो उत्तर है जॉन वान न्यूमैन ने। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वान न्यूमैन के द्वारा शुरू किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? तो उत्तर है सेव एज कमांड का प्रयोग करके उसे किसी दूसरे नाम से सेव किया जा सकता है। दोस्तों, किसी मौजूदा दस्तावेज को किसी दूसरे नाम से किसी ड्राइव, डेस्कटॉप या माई डॉक्यूमेंट में सेव एज कमांड का प्रयोग करके सेव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है या प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है उपयोगकर्ता। तो यूजर या उपयोगकर्ता कहा जाता है जो व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सिमुलेशन प्रोसेस में वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कूल और कॉलेज में अभिलेख तैयार करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है स्कूल और कॉलेज के अभिलेख तैयार करने के लिए सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? देखिए, कृषि विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में या सभी में? तो सही उत्तर है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग इन सभी स्थानों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी हैं? शुद्धता, गति, विश्वसनीयता या सभी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। कंप्यूटर की विशेषताओं में शुद्धता, गति, विश्वसनीयता ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करता है आपको बताना है। देखिए, एक्सक्लूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग। तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है क्योंकि कंप्यूटर में मानव की तरह सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि यह इनपुट कराए गए डेटा को संसाधित यानी प्रोसेस करके आउटपुट या रिजल्ट देता है। अगला प्रश्न है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है? तो सही उत्तर है शुद्धता। यानी दोस्तों आप जान लीजिए एक्यूरेसी, जो कि एरर फ्री गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के एक्यूरेसी का वर्णन करता है। और हाई स्पीड, दूसरा जान लीजिए कंप्यूटर की विशेषताओं में ये हाई स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेबिलिटी, वर्सेटैलिटी, रियलिविटी और ऑटोमेशन, रिडक्शन एंड पेपर वर्क और कास्ट, इन सभी का जो है इसमें महत्व है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। आप जान लीजिए किसी कंप्यूटर के संदर्भ में किसी सॉफ्टवेयर की सुसंगतता या कंपैटिबिलिटी का अर्थ है कि वो सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पर चलने या ऑपरेट होने में समर्थ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक तथ्य खोज तकनीक नहीं है आपको बताना है। साक्षात्कार, प्रश्नीकरण, अवलोकन या फोटोग्राफी। तो दोस्तों आप जान लीजिए इसमें से कोई सटीक उत्तर नहीं हो रहा है क्योंकि तथ्यों की खोज, डेटा और डेटा के संग्रह की प्रक्रिया प्रोसेस है जो मौजूदा दस्तावेजों, शोध, निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप और संयुक्त आवश्यकताओं की योजना बनाने के नमूने शामिल हैं। और सिस्टम विश्लेषक मौजूदा सिस्टम को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए तथ्य तकनीकों का प्रयोग करता है। मौजूदा प्रलेखन रूपों और डेटाबेस का नमूनीकरण, अनुसंधान और साइट को देखना, कार्य परिवेश का अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप और संयुक्त आवश्यकता नियोजन इनमें शामिल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें सूचना के गुण कौन से हैं आपको बताना है। तो देखिए, संक्षिप्तता, अर्थपूर्णता, यथार्थता या सभी? तो सही उत्तर है ये सभी गुण जो है ये सूचना के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ अथवा समाप्त होने का द्योतक है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है व्यवधान। व्यवधान यानी इंटरप्ट। दोस्तों, व्यवधान या इंटरप्ट एक इनपुट सिग्नल है जो किसी कार्य को करते समय सीपीयू को ये संकेत देता है कि उस कार्य को रोककर किसी तत्काल आवश्यकता वाले कार्य को किया जाए। और इंटरप्ट्स का उपयोग सामान्यतः हार्डवेयर डिवाइसों में इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल अवस्था परिवर्तन जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है को इंगित करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर मल्टीटास्किंग में क्रियान्वयन, विशेषकर रियल टाइम कंप्यूटिंग में व्यापक रूप से किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल यानी वर्सेटैलिटी या अविराम, तो डिलीजेंस। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्सेटिलिटी। बहुकौशल या वर्सेटिलिटी यानी कंप्यूटर की विविध कार्यों को संपादित करने की क्षमता, यह गुण कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है। इसके अलावा सटीकता यानी एक्यूरेसी, विश्वसनीयता और अविराम, उच्च गति इत्यादि कंप्यूटर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण गुण हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को वह स्वयं ही सुधार कर सकता है। तो आप जान लीजिए कि कंप्यूटर के द्वारा उलझनपूर्ण समस्याओं या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का समाधान आसानी से किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है और स्मृति और संग्रह क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा यंत्र प्रायः कहा जाता है क्या? तो सही उत्तर है निर्णय विश्लेषक यंत्र यानी डिसीजन मेकिंग मशीन। दोस्तों, निर्णय विश्लेषण यंत्र या डिसीजन मेकिंग मशीन एक यंत्र है जिसमें किसी प्रकार के कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली योजना का विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? आपको बताना है। डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना और टेक्स्ट को स्कैन करना। तो सही उत्तर है टेक्स्ट को स्कैन करना जो है ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बेसिक वर्क नहीं है। ये कार्य स्कैनर द्वारा किया जाता है और स्कैन की हुई कॉपी कंप्यूटर के माध्यम से संचित या मुद्रित की जाती है। ये कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? देखिए, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है वह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेग नहीं है, अतः इसकी कोई भावना या चाहत नहीं है। और चौथा है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है कि ये गलत है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये सही नहीं है। और आप जान लीजिए कंप्यूटर एक तार्किक मशीन या लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इससे जो भी सूचना स्टोर होती है उस तक पहुंच जाती है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत भी नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु में नेटसर्व टेक्नोलॉजी, याहू, ओरेकल, एचपी, लेनोवो और कॉग्निजेंट जैसी आईटी कंपनियों के कार्यालय मौजूद हैं। यही कारण है कि इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तरह का उपकरण डायोड है? तो उत्तर है डायोड जो है वो आरेखीय उपकरण है और यह एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत धारा और वोल्टेज के मध्य रेखीय संबंध नहीं होता है। डायोड इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोचिका विभव क्या होता है? तो सही उत्तर है 0.7 वोल्ट। दोस्तों, सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन डायोड अर्धचालक डायोड होता है। अगला प्रश्न है, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। तो याद रखिएगा एकीकृत परिपथ कहा जाता है छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। अगला प्रश्न है, एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेप्ट करता है, अपनी मेमोरी में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डेटा एक्सेप्ट करता है, अपनी स्मृति में संचित निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जो है सिलिकॉन की। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 14 है। यह एक अर्धचालक पदार्थ है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स या माइक्रो चिप्स इसी तत्व की मदद से बनाई जाती हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है आपसे कि संगणक यानी कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः किससे बनाए जाते हैं? तो आप जानते हैं सिलिकॉन से। और आप देख सकते हैं कितनी बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में कौन से रासायनिक तत्व टेट्रावालेट उपधातु का उपयोग इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर है सिलिकॉन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, ये कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की ये श्रृंखला थी जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।